हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोर। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। ये टॉपिक्स बेसिक टर्म्स जो छोटे छोटे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो। तो आइए करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन 2016 के पेपर से है। इफ आउटसाइड लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी आर एडेड वी गेट फर्स्ट टोटल लायबिलिटीज, सेकंड नेटवर्थ, थर्ड शेयर होल्डर्स फंड एंड फोर्थ ग्रॉस ब्लॉक। अब हमने प्रीवियस वीडियो में बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा देखा था कि बैलेंस शीट में दो साइड होती है, एक असेट साइड और दूसरी लायबिलिटीज साइड। असेट साइड में क्या आता है कि हमने बिजनेस में जो पैसे लाए थे या किसी और से बोरो करके लाए थे या खुद के लाए थे, उसको हम जहाँ जहाँ भी बिजनेस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी असेट होती है। और लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, एक है कैपिटल, मतलब कि हमने खुद ने अपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए, वो सारे होते हैं कैपिटल। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए है, चाहे वो बैंक से ली हो या फिर किसी पर्सन से ली हो। और थर्ड है करंट लायबिलिटीज जो 12 महीने से कम के लिए है। तो क्वेश्चन में हमें दो वर्ड्स दिए हैं, क्या क्या, कि आउटसाइड लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब हो गया कैपिटल, और आउटसाइड लायबिलिटी में आ जाते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो ये मिलके क्या होता है, लायबिलिटीज। तो इसका आंसर है फर्स्ट टोटल लायबिलिटीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन डेटर पेज हिज ड्यूज। अब डेटर्स क्या होते हैं, वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनको हमने सेल करा है उधारी पे और फ्यूचर में वो हमें हमारे पैसे वापस करेंगे, तो फ्यूचर में उनसे पैसे मिलने वाले हैं, तो डेटर्स हमारी असेट होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल डिक्रीज, asset side of the balance sheet will increase, the liability side of the balance sheet will increase, there is no change in total asset और total liabilities। अब देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिर से देखते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे है सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स में से हमें डेटर्स से हमें पेमेंट मिल गया, तो डेटर्स से वो अमाउंट कम हो जाएगी क्योंकि वो अब हमें रियलाइज हो चुकी है। बट उससे पैसे मिले तो सेम अमाउंट कैश में एड बैक होगी। तो एक चीज़ समझो कि असेट साइड का टोटल तो सेम ही रहेगा ना, एक हेड में से डिडक्ट करके हमने दूसरे हेड में उसको डाल दिया, इससे टोटल में थोड़ी ना कोई फर्क आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन टोटल असेट और टोटल लायबिलिटीज, मतलब आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2016 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं प्लस माइनस करके, जिसमें मेन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब ये सारे वर्ड्स देख के ही समझ आ जाता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, एक होती थी डेबिट साइड, दूसरी होती थी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आता था, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, कि एट द ईयर एंड हमारा कितना स्टॉक था और पूरे साल में हमने कितना सेल्स करा। और डेबिट साइड क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट अप्रैल को हमारे पास कितना स्टॉक था वो, फिर परचेस जो पूरे साल में किया वो, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो परचेस से रिलेटेड है सिर्फ वही। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करेंगे, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब कि हमारा सेल्स ज़्यादा है,
और अगर हमारा क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो हमारा लॉस हुआ है। अब इसी को ध्यान में रखते हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग बैलेंस जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये ऑप्शन गलत है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। अब यार सेल्स और परचेज दोनों ऑपोजिट साइड होते हैं, दोनों ऐड नहीं हो सकते ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स, तो ये ऑप्शन सही होता है। कैसे, अब इक्वेशन में ही देखिए, इक्वेशन में जो था उसको याद कीजिए कि भाई ओपनिंग स्टॉक में हम ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, और क्रेडिट साइड क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको माइनस कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड, अब डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड की एक चीज माइनस करी तो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो क्या आएगा, सेल्स, बैलेंसिंग फिगर हो क्या होगी, सेल्स। तो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है, when benefit of an expense which is generally of revenue nature extend beyond an accounting year it is called, इसमें क्या कहा है कि हमने कोई एक्सपेंस करा है जो 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो उसको क्या कहेंगे। अब हमने देखा था कि अकाउंटिंग में टोटल 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। दो तो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर और सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई एक्सपेंस हम करते हैं और उसका बेनिफिट हमें 12 महीने के अंदर ही मिल रहा है तो वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या है भाई, एक ही साल में हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उसका बेनिफिट ले लेते हैं, तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं वो सारे। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, जिसका हमें बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि हमने कोई मशीन प्रोडक्शन के लिए परचेज करा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज करा, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि वो मशीनरी क्या पता हम 5 साल यूज़ करें, 10 साल यूज़ करें, तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए चलेगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो हमारी कैपिटल भी नहीं है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है। मतलब कि हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर दिया, अब एडवर्टाइजमेंट हमने अभी करी है तो इससे हमारा सेल्स इंक्रीज होगा मान लीजिए 4 साल तक, तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4 साल के अंदर धीरे 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 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम उसको दिखाएंगे। तो मतलब कि वो 4 साल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस एक्सपेंस को, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। तो इसमें क्या लिखा है, when benefit of expense extend beyond an accounting year, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए है तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट, wages paid to workers for erecting machinery is, अब हमने कोई मशीनरी परचेस तो कर ली, बट उसको यूज़ करने के लिए उसका कोई इंस्टॉलेशन या फिर कुछ उसको कंस्ट्रक्ट करना, एडिशनल वर्क करने के लिए हमने वेजेस पे करे किसी को, तो ये वेजेस भी मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। क्योंकि मशीनरी परचेस करके हम क्या करेंगे अगर उसको हम यूज़ ही ना कर पाए, तो मशीनरी के कॉस्ट में उसका इंस्टॉलेशन या एडिशनल कोई भी एक्सपेंस जो उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है वो करे, तो उसको भी हम उसकी कॉस्ट कंसीडर करेंगे। और मशीनरी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट भी 1 साल से ज़्यादा के लिए कंसिडर की जाएगी, उसका जो भी यूज़फुल पीरियड है उसके लिए कंसिडर की जाएगी, और वही वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो इसका आंसर है सेकेंड। अभी तक जो क्वेश्चन देखे वो 2016 के थे, अब 2017 के क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि हम 12 महीने से ज़्यादा के लिए बेनिफिट मिलता है हमें किसी एक्सपेंस से, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वैसे ही हमें कुछ रिसीव्ड हो बेनिफिट और वो 12 महीने से ज़्यादा चलेगा तो वो हो जाती है कैपिटल रिसिप्ट। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स। अब देखो लोन हमें अब 1 साल से ज़्यादा के लिए हम लेंगे, तो लोन 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देता है,
और उसको रीपे भी हम 1 साल से ज़्यादा पीरियड के बाद धीरे धीरे करेंगे, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, या सेल तो हमारा डे टू डे एक्टिविटी हुआ ना, ये कोई कैपिटल रिसिप्ट हो ही नहीं सकता। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा और कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड भी वन टाइम इवेंट है, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं हो सकती। कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड, अब जैसे हम कोई गुड्स सेल करते हैं वैसे ही हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यार ये भी तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी हो गई, हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है, तो ये कोई 1 साल से ज़्यादा चलने वाली चीज़ ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, क्योंकि वो 12 महीने से ज़्यादा के लिए है। नेक्स्ट, ब्लैंक इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, हम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है असेट्स, असेट्स कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी करने के बाद हमें प्रॉफिट होता है, तो वो रेवेन्यू से पहले नहीं हो सकती। फिर है स्टॉक, स्टॉक तो हमारी असेट हुई, वो कोई एक्टिविटी नहीं है। फोर्थ है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमारी एक्टिविटी हो सकती है, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस लगते हैं, हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल परचेज करा, तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट, reserves and surplus are shown on which side and under which head in the balance sheet। तो यह रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, हम अगर 1 साल के अंत में हमें प्रॉफिट होता है तो हम पूरा प्रॉफिट तो बिजनेस से लेके नहीं जाएंगे ना, कुछ अमाउंट होगी उसको हम बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तो उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, रिजर्व और सरप्लस में। जो हमें प्रॉफिट हुआ उससे कुछ पोर्शन हमें बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है फ्यूचर में, तो उसको अभी के लिए रिजर्व और सरप्लस में डाल देते हैं, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इसके अलावा रिजर्व और सरप्लस में बहुत सारी चीज़ें आती है, पर ये मेन चीज़ है। तो रिजर्व और सरप्लस कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने देखा था, वो फिर से देखते हैं। उसमें था, देखो कैपिटल साइड है, उसमें है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल मतलब कि ओनर की कैपिटल, अगर कंपनी है तो उसने शेयर्स इश्यू करे होंगे तो शेयर कैपिटल आती है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरशिप है तो सिर्फ कैपिटल आती है। और सेकंड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम पास्ट ईयर में हमने प्रॉफिट सेव करके रखा है, बिजनेस में री इन्वेस्ट करा है, तो वो कहाँ पे था, लायबिलिटी साइड अंडर कैपिटल हेड था, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, इट मेंटेन्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन नहीं करता, इंक्रीज करता है। अर्निंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तभी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस का काम नहीं है, इंक्रीज करने का काम है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया। फिर भी हम और 3 पढ़ लेते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, यह बात तो सही है, मशीनरी और सारी जो भी असेट में हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करा है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। थर्ड, इट इज़ ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यार ये हर साल बार बार तो होता नहीं है ना, तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर हुआ। फोर्थ, इट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो ये चीज़ भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हुआ, क्योंकि ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है, मेंटेन नहीं करता। अब 2017 के क्वेश्चंस भी खत्म हुए, अब 2018 के क्वेश्चंस देखते हैं। इफ द नेट सेल्स आर 35,000, net purchase 25,000 and closing stock is 5,000, what will be the amount of gross profit। यार ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट देखा था उसी में ये अमाउंट डालनी है तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो क्रेडिट साइड 2 चीज़ें आती है, 35,000 सेल्स डाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 डाल दिया।
और डेबिट साइड आते हैं परचेज 25,000। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना हुआ? सेल्स 35,000 प्लस 5,000, मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल 40,000 होता है, उसमें से परचेज 25,000 माइनस कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है हमारा 15,000। तो आंसर है ए। नेक्स्ट, a businessman can find out what his business owns and what it owes from। मतलब उनको किससे लेना है और किनको देना है, ये चीज़ें, उनकी असेट क्या है और उनको उनकी लायबिलिटीज़ क्या है, ये चीज़ें ये कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट एट द ईयर एंड हमारे बिजनेस की पोजीशन दिखाता है कि भाई हमें किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। तो इसका आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डे टू डे एक्सपेंस होते हैं जो हम बार बार करते हैं, हर साल करते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। ऑप्शंस देखते हैं। स्पेंट ₹5,000 ऑन ओवरहोलिंग ऑफ अ कार विच वॉज परचेज द सेकेंड हैंड। अब हमने कोई कार परचेज करी और उस पर हम कोई भी एडिशनल एक्सपेंस करते हैं तो वो सारे कार की कॉस्ट में ही इंक्लूड होते हैं, भले ही वो सेकेंड हैंड कार है। तो यार ये डे टू डे एक्सपेंस नहीं है तो वो रेवेन्यू नेचर नहीं हो सकते। सेकेंड, 1,000 स्पेंट ऑन पेंटिंग ऑफ अ फैक्ट्री। यार ये फैक्ट्री के मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई क्योंकि हमने पेंटिंग करवाई है। अब तुम बोलोगे कि यार कार के रिलेटेड एक्सपेंसेस कार में ऐड करें तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस भी तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करने चाहिए, पर ऐसी चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि कार के जो एक्सपेंस थे वो वैल्यू एडिशन कर रहे थे, वो कैपेसिटी कार की बढ़ा रहे थे, उसकी लाइफ है वो बढ़ा रहे हैं, हम उसको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे कार को ज़्यादा साल तक। पर ऐसा फैक्ट्री में बात नहीं है ना। फैक्ट्री का हमने पेंटिंग कर दिया, बात ख़त्म हो गई। फैक्ट्री जैसे पहले यूज़ होती थी वैसे ही आगे भी होने वाली है। इसकी जो कैपेसिटी है वो कोई इंक्रीज नहीं हुई है, इसकी कैपेसिटी और यूज़ तो सेम ही है, सिर्फ उसको पेंटिंग कर दी, इतनी बात है। तो ये रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। नेक्स्ट, अ ट्रेडमार्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ। अब लास्ट लेक्चर में हमने इंटेंजिबल असेट के बारे में पढ़ा था कि असेट साइड होती है फिक्स असेट। फिक्स असेट में दो चीज़ें होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि वो सारी असेट जिसको हम टच कर सके, जैसे कि फर्नीचर, कार, टेबल, ये मशीनरी जो भी है वो। इंटेंजिबल असेट वो जिसको हम टच नहीं कर सकते पर जिसकी वैल्यू है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी इंटेंजिबल असेट हुई। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? इंटेंजिबल असेट। नेक्स्ट, ब्लैंक इज चार्ज्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज़ें आती है, एक तो हमारी सारी इनकम जो क्रेडिट साइड आती है और हमारे बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो डेबिट साइड आते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चार्ज होता है? स्टॉक। या स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, जैसा हमने देखा था। इम्पोर्ट ड्यूटी ये या परचेज का पार्ट है तो ये सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती। रॉयल्टी भी नहीं जाती। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस सही आंसर है। नेक्स्ट, wages paid for erection of a new plant or machinery are taken as। यार थोड़ी देर पहले ही सिमिलर क्वेश्चन देखा था कि प्लांट या मशीनरी हमने परचेज करी और उसके इंस्टॉलेशन में या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो ज़रूरी थे उसको यूज़ करने के लिए वो सारे करे उस पॉइंट पे, तो वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड होते हैं और एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ट्रीट होते हैं। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसका आंसर है सेकेंड। तो ये थे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने सारे क्वेश्चंस जो बेसिक टर्म्स में से ही पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।